गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में कार्य, शक्ति और ऊर्जा को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्य टॉपिक है कि कार्य किसे कहते हैं। सामान्य जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें कार्य करना हम किसे कहते हैं कि यदि हम किसी क्रियाकलाप को करने में शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मानसिक प्रयास कर रहे हैं या हमें थकान का अनुभव हो रहा है किसी काम को करने में, तो हम ये कहते हैं कि हमने काम किया। परंतु विज्ञान की दृष्टि में, भौतिक विज्ञान की दृष्टि में कार्य की यह परिभाषा मान्य नहीं है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि में कार्य की परिभाषा क्या है कि यदि बल लगाने पे, किसी वस्तु पर बल लगाने पे वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो तब हम कहेंगे कि हमने वस्तु पे कार्य किया। और कार्य की परिभाषा अब इस प्रकार से हम कार्य की परिभाषा बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण दें कि माना मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूं, बल तो लगाया, ताकत लगाई मैंने, बल लगाया, परंतु दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि यहां पर किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा है कि यदि वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो तब बल द्वारा कार्य हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो जब वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, बल की दिशा में विस्थापित हो, तब यह कहा जाता है, तब यह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया गया, बल द्वारा कार्य किया गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसमें दो चीज आ रही है, एक तो बल और एक विस्थापन। पर विस्थापन हम कौन सा वाला लेंगे? बल की दिशा वाला। ऐसा नहीं है कि बल किसी और डायरेक्शन में लगा, विस्थापन किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा संभव है कि बल किसी और दिशा में हो, विस्थापन किसी और दिशा में हो, तब भी कार्य का मान कैसे निकलेगा? बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है उससे निकलेगा। तो यहां पर अगर हम कार्य का सूत्र देखें तो कार्य का सूत्र है, जैसे कि माना ये कोई वस्तु थी, ये इस तल में रखी गई थी, ये कोई तल है, क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल वाली वस्तु पर बल लगा और बल लगने पर यह वस्तु यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, तो बल की दिशा में यहां पर हो गया विस्थापन। तो ये वस्तु का गुरुत्व केंद्र पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया इसका गुरुत्व केंद्र। तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये कहलाएगी विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन है d, विस्थापन हो गया d, बल हो गया F। तो वस्तु को d दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कि बल F द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। तो ये किया गया कार्य जो आएगा, कार्य को शो करेंगे हम W से, वर्क कहते हैं इसमें इसको। तो W बराबर हो जाएगा बल और इनटू विस्थापन। पर विस्थापन कौन सा? बल की दिशा में। तो ये होगा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। तो यह आ जाएगा W बराबर बल का मान हो गया F और विस्थापन का मान लिख दिया d। पर ये बहुत सामान्य केस है, जरूरी नहीं है कि हमेशा विस्थापन बल की दिशा में हो। ऐसा भी संभव है कि विस्थापन बल के दिशा में न होकर किसी अन्य दिशा में हो। एक और बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि यहां पर जो बल लिया गया है ये अचर बल है, यानी
हर समय इस पिंड पर जब तक बल लग रहा है तो बल का मान क्या हर समय F है, बल परिवर्ती नहीं है। तो जब बल परिवर्ती न हो तो तब कार्य का सूत्र ही होगा, ये अचर बल है। अब अगर ऐसा हो जाए कि यदि जैसे यहां पर एक पिंड यह है, इस पिंड पे बल लगा इस दिशा में, यह है पिंड और ये बल की दिशा, ये पिंड यहां से यहां विस्थापित हो गया। पहले ए पे था पिंड, अब बी पे आ गया। तो यहां पर विस्थापन है डी और ये विस्थापन की दिशा होगी, और यहां पर विस्थापन और बल के बीच का कोण है थीटा। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि कार्य का मान जो निकलेगा वो निकलेगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी इस बल की दिशा में विस्थापन कितना बल। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कार्य बराबर विस्थापन इंटू इस विस्थापन की दिशा में बल, या तो बल की दिशा में विस्थापन ले लो या विस्थापन की दिशा में बल ले लो, एक ही बात है। दोनों स्थितियों में सेम कार्य आएगा। तो मैं ले रहा हूं यहां पे, देखिए कैसे लेंगे। ये तो है हमारा विस्थापन, ये यहां से यहां हो गया। अब ये बल इधर की ओर था, इस बल का इस विस्थापन की दिशा में कितना घटक आ रहा है, पार्ट आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से नीचे एक लंब डाल देंगे, ये लंब डाल दिया, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो हम इस आधार का मानेंगे, ये वाला आधार। तो यहां से लेके यहां तक ये जो है, माना सपोज इसको मैं सी कह रहा हूं, इसको पी कह रहा हूं माना। तो जो ये ए सी है, इस ए सी का मान हो जाएगा, यहां पर cos थीटा निकालिए इससे, तो यह आ जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार ये पाएगा ए सी, और कर्ण की डायरेक्शन में कौन क्या लगा है, बल। ये जो है बलों से दर्शा सकते हैं कि यहां इस दिशा में कर्ण की दिशा में बल लगा, तो हमें निकालना है कि इसी बल का आधार की दिशा में कितना मान आ रहा है। तो हम इस दिशा में कितना बल मान रहे हैं, एसी बल। तो इस एसी का मान आ जाएगा F cos थीटा, अर्थात एसी का मान F cos थीटा का मतलब इस F का इस थीटा दिशा में घटक कितना आ रहा है, F cos थीटा। वैसे भी किसी वेक्टर का थीटा दिशा में घटक क्या होता है, वेक्टर इंटू cos थीटा। तो ये वेक्टर F है, इसका थीटा दिशा में घटक क्या होगा, F cos थीटा। तो अब जो है यहाँ पे हम यहां पर इसी से निकाल सकते हैं कि बल के स्थान में क्या लिख देंगे, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये था सूत्र। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं विस्थापन इंटू बल का विस्थापन की दिशा में घटक, विस्थापन की दिशा में घटक। या तो ऐसा लिख दीजिए, या लिखिए बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक, एक ही बात है। तो यहां पर आएगा विस्थापन की लिख दिया डी, विस्थापन डी है, ये विस्थापन कितना हुआ, और बल का मान कितना आ गया, एसी का मान, यह आ गया F cos थीटा। F यहां पर बल का आंकिक मान है, डी यहां पर विस्थापन का आंकिक मान है। अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं F D cos थीटा। ये जो है कार्य का सूत्र होगा कब, जब विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी अन्य दिशा में है। यहां पर देखिए इसमें कार्य कैसी राशि है। अब हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, कार्य कैसी राशि है। तो इसको हम इसको कैसे निकालेंगे, ये बल कैसी राशि है, ये है सदिश राशि। विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश राशि। और ये आ गया cos, तो यानी यहां पर दो सदिशों का गुणा हो रहा है और इस गुणा में cos आ रहा है। तो सदिशों के गुणा में अगर cos आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कैसा गुणा होगा, अदिश गुणा होगा। अर्थात ये सदिशों का अदिश गुणन करके ये राशि आई है, इसलिए ये अदिश क्या है, ये अदिश राशि है। जब भी सदिशों के गुणा में cos आ जाए तो ये समझिए कि गुणा करने पे जो भी राशि निकलेगी वो अदिश राशि होगी। और यदि सदिशों के गुणा में sin थीटा आ रहा है तो निश्चित है उनके गुणा करने पे जो राशि निकलेगी वो सदिश राशि होगी, इसलिए यहाँ पर अदिश राशि है, cos आएगा। तो यानी कार्य सदिश राशि, सॉरी अदिश, कार्य अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है।
अब जो है इसका मात्रक निकालते हैं। तो कार्य का सामान्य सूत्र हो गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। यह आया था। अगर हम इस वाले केस को लें, इसमें इसका सूत्र आता FD cos थीटा। तो इसी को हमने कहा कि ये कार्य अदिश राशि है, तो यानी यहां पर बल और विस्थापन इन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणा किया गया होगा। तो इसको अदिश गुणा के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? F डॉट वेक्टर D। इसको ऐसा दिखा सकता है कि वेक्टर F डॉट वेक्टर D की वैल्यू क्या आएगी? F का परिमाण इंटू D का परिमाण इंटू इन दोनों के बीच के कोण की कोज्या। ठीक है, तो FD cos थीटा ये आ गया। तो इसको हम वेक्टर F डॉट वेक्टर D लिख सकते हैं। अर्थात कार्य जो है बल और विस्थापन के अदिश गुणन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ये गणितीय परिभाषा इसकी। यहां पर इसका मात्रक, तो मात्रक आ जाएगा इसका कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक इंटू विस्थापन का मात्रक। cos थीटा ये नियतांक हैं, इनके कोई मात्रक नहीं होंगे। ठीक है, ये मात्रकहीन है। त्रिकोणमिति अनुपात जो भी होंगे cos sin ये सब हमेशा क्या होते हैं? मात्रकहीन और विमाहीन होते हैं। तो अब निकालिए कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक आ जाएगा यहाँ पे क्या? बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक SI मात्रक है बल का न्यूटन। कई मात्रक है बल के पर हम न्यूटन लिख रहे हैं। और विस्थापन का मात्रक है मीटर। तो कार्य का मात्रक हो गया मीटर और इसी को हम कहते हैं जूल। अब न्यूटन मीटर जूल में क्या संबंध है? एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका SI मात्रक है जूल कार्य का। अब इसकी परिभाषा अगर हम 1 जूल की परिभाषा दें तो 1 जूल का मतलब क्या हो गया? 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का अर्थ है कि न्यूटन और मीटर को गुणा क्या होगा? ये इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, यानी गुणा होकर निकला है। तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखिए 1 जूल की परिभाषा क्या है कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब इसमें इसके अगर हम इसको किलोग्राम के रूप में निकालें तो न्यूटन को किलोग्राम के रूप में लिखते हैं एन केस में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर को मीटर रख दीजिए। तो यहां से 1 जूल, जो ये जूल मात्रक है, इसका एक नया रूप आ जाएगा। ये क्या आएगा? ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर बल का कार्य का मात्रक है, जूल भी कार्य का मात्रक है, इसी से निकला किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी कार्य का मात्रक है। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल बड़ा मात्रक है, और इसको सीजीएस पद्धति में हम लिखते हैं अर्ग। इसका मात्रक है अर्ग। अर्ग का जैसे जूल का मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जूल का एक्चुअल मीनिंग ये है। ठीक है, तो ऐसे अर्ग का मीनिंग क्या होगा सीजीएस में? तो वो कैसे निकालेंगे? किलोग्राम की जगह लिखिए ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड लिखिए। तो अर्ग का मीनिंग है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों में संबंध क्या है? जैसे 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? जूल बड़ा मात्रक है, अर्ग कार्य का छोटा मात्रक है। 1, इसको मैं हटा देता हूं, 1 जूल बराबर आ रहा है, 1 जूल का मतलब क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति
प्रति मतलब हर माइक्रोन सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इसको लिखिए, एक को क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम गुणा क्या 1 मीटर स्क्वायर अब बट्टे 1 सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे करेंगे कन्वर्ट? 1 किलोग्राम को लिख दीजिए, एक किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, परंतु यहां पर मीटर का स्क्वायर हो रखा है, तो सेंटीमीटर का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे बटे 1 सेकेंड। 1 मीटर स्क्वायर है कर दिए, इसको लिख दिया 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 100 का स्क्वायर होगा 10,000, इसमें 4 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो यहां से होंगे, तो ये हो गया 10 की घात 7, और ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल बराबर क्या था? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को करके क्या गया? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हमने क्या लिखा था? इसी को लिखा था हमने अर्ग, तो हमने इसको लिख दिया अर्ग। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। और यहीं पे एक चीज और, जैसे 1 जूल किसके बराबर था? 1 न्यूटन मीटर को कहा था हमने, वैसे ही 1 अर्ग जो है हम ऐसा लिख सकते हैं किसके बराबर होगा? न्यूटन, ये में लिख दीजिए डाइन। जैसे कार्य के लिए सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया, वैसे बल का मात्रक एसआई में न्यूटन है, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? डाइन। और मीटर का मात्रक क्या होगा इसमें? ये दूरी का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर का मतलब होता है अर्ग। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 अर्ग का मतलब 1 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाए, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 अर्ग होगा। अब यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, कार्य सदिश राशि या अदिश राशि है। अब इसमें कार्य की जो परिभाषा या सूत्र हमने पढ़ा था W बराबर F इंटू डी, ये तब था जब लगाए जाने वाला बल क्या है? अचर है। तो जब बल परिवर्ती हो, जब बल F, बल का मान है F और ये परिवर्ती है, तब कार्य कैसे निकालेंगे? तब कार्य कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए हम एक ग्राफ ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, दैनिक जीवन में जो भी कार्य किया जाता है उसमें जो बल लगाया जाता है वो बल हमेशा परिवर्ती होता है। अचर बल के अंतर्गत किए गए कार्य बहुत कम है। हमेशा जो भी कार्य होता है उसमें लगाए जाने वाले बल परिवर्ती बल होते हैं। अब जैसे माना हम किसी संदूक को यहां, जैसे अलमारी है वहां पे, उसको यहां से यहां खींच रहे हैं, तो यहां पर हमको क्या होगा? घर्षण बल के विरुद्ध हमको अलमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना पड़ेगा। तो हमारे क्या होगा इस टाइम? घर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम शुरू में क्या लगाते हैं? बल ज्यादा लगाते हैं। अब बाद में लगाए जाने वाला बल क्या होता है? लगातार कम होता जाता है, यानी बल क्या है वहां पे? परिवर्ती है। तो यहां पर मैं इस क्षैतिज अक्ष पे ले रहा हूं विस्थापन को, और यहां पर ले रहा हूं मैं बल को। और इस प्रकार का माना एक कोई भी वक्र इस प्रकार का सब कुछ आ गया, ये किसी भी टाइप का वक्र हो सकता है, सीधी रेखा। अगर ये वक्र एक इस प्रकार का आता है, तो
इसका मतलब ये रेखा विस्थापन के समांतर है, यानी विस्थापन कितना भी हो जाए हर समय बल का मान क्या है, अचर है। तो इस टाइम ये अचर बल कहलाता है सर, ठीक है। परंतु यहां पर यदि बल परिवर्ती है तो परिवर्ती बल में क्या होगा, ये ले लो। यहां पर जब विस्थापन कम था यानी प्रारंभ की स्थिति में, उस टाइम बल ज्यादा लगा होगा। जैसे जैसे विस्थापन बढ़ा बल का मान लगातार कम होता है। इसमें जो है ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, माना किसी पिंड को P से Q बिंदु तक विस्थापित किया गया, तो इसको P से Q तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, P से Q तक का जो विस्थापन है हम उसमें, या अगर हम आसानी के लिए देखें तो हम इसको यहां से भी कर सकते हैं। इस ग्राफ का मान हमने यहां ले लिया, ये हमने एक बिंदु यहां दिखा दिया, ठीक है। तो प्रारंभ में जब विस्थापन बहुत कम था, नगण्य था, तो उस टाइम हमने बल क्या लगाया होगा, ज्यादा लगाया होगा, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक दिखा सकते हैं। तो O से Q तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य, ये भी स्थिति ले सकते हैं। और जो दूसरी स्थिति थी ये वाली जो मैंने बनाई थी, ये भी ले सकते हैं। तो वस्तु को P से Q तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, इसको कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं यहां पर विस्थापन बढ़ने पे बल क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, घट रहा है यहाँ पे जैसे। तो हम यहाँ पे ये जो विस्थापन है P से Q के बीच का, इसको बहुत छोटे छोटे पार्टों में बांट देंगे। कितने बराबर पार्टों में, तो जैसे एक पार्ट मैंने यहां से यहां का ले लिया डेल्टा x, इसको भी बांट दें डेल्टा x, यानी P से Q के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को डेल्टा x दूरियों में, छोटी छोटी दूरियों में बांट दिया। कि हर छोटी दूरी का मान क्या होगा यहाँ पे, ये जैसे दूरी डेल्टा x, ये दूरी डेल्टा x, ये दूरी डेल्टा x, ऐसे करके P से Q तक के बीच के अंतराल को हमने क्या किया, डेल्टा x दूरियों में बांट दिया। अब जो है यहाँ पे हमने किसी भी एक अंतराल को लिया, जैसे यहाँ पे ये वाला ले रहा हूं, ये और ये वाला, इससे भी हमने इस बल वाले अक्ष के समांतर रेखा खींची, इससे भी हमने बल वाले अक्ष के समांतर ये रेखा खींची, ठीक है। तो यहां पर ये अंतराल, इस अंतराल का मान कितना है, डेल्टा x। ये अंतराल इतना छोटा होना चाहिए कि इस अंतराल में बल का मान लगभग क्या रहे, अचर है। ये ऐसा होना चाहिए, यहां से यहां जाने पे बल का मान क्या रहे, अचर है। तो अंतराल इतना सूक्ष्म लिया कि इस सूक्ष्म अंतराल में बल क्या है, अचर है। भले यहां से यहां जाने में बल अचर नहीं है, ठीक है। अब जो है यहां पर इस सूक्ष्म अंतराल में बल ले लिया हमने यहाँ पे F, माना ये बल कितना है, F, ठीक। तो यहां पर डेल्टा x विस्थापन के लिए बल F द्वारा किया गया कार्य, बल F द्वारा किया गया कार्य, तो ये कार्य आ गया, माना W या W1 आ गया। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन माने यहां पे कितना, डेल्टा x। बल को चाहे हम तो बल मान सकते हैं F1। अब जो है ऐसे यहां पर P से Q तक विस्थापित करने में क्या गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसी कई पट्टियां बना लेंगे। एक पट्टी ये बन जाएगी, एक पट्टी ये बन जाएगी, एक पट्टी ये बन जाएगी, यानी जो डेल्टा x अंतराल था उस अंतराल में, प्रत्येक अंतराल में क्या गया कार्य निकाल देंगे। तो इस अंतराल में क्या गया कार्य कितना था, W1। ऐसे इस वाले अंतराल में क्या गया कार्य, क्या मान लें, इस वाले अंतराल में क्या गया कार्य। तो ऐसे जो है सभी कार्य को P से Q तक विस्थापित करने में जितने भी छोटे छोटे कार्य आएंगे, उन सभी कार्यों को जोड़ देंगे और तब आ जाएगा P से Q तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य। तो ऐसे ही माना पहला कार्य W1 बराबर आ गया, W2 मतलब जैसे यहां से यहां तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य, कैसा आएगा, यहां लगाया गया बल, माने यहां पर लगाया गया बल F2 है, F2 इंटू डेल्टा x। ऐसे ही तीसरा कार्य माना
यहां से यहां तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य क्या है, W3 है, तो W3 बराबर आएगा F3 इंटू। तो इन सभी सतत कार्यों का हम योग कर देंगे। सतत कार्य का मतलब है इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर कार्य आएगा। तो वस्तु को P से Q तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। ये कार्य W बराबर हो जाएगा इन सभी कार्यों का योग। तो ये योग आ जाएगा F1 डेल्टा x प्लस F2 डेल्टा x प्लस सोन। तो W बराबर आ जाएगा डेल्टा x कॉमन लीजिए तो ये आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सोन, और ये अंत में आ जाएगा डेल्टा x। तो यहां पर जो है हमारा जो टोटल कार्य आ गया वो कार्य बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 यानी सभी कार्यों का योग। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा F1 लिख दो, चाहे जैसे मैं इसको सिग्मा Fi, I का मान लिख रहा हूं 1 से लेके n तक, और इंटू डेल्टा x। मतलब अगर हम यहाँ पे I का मान 1 रख दे तो क्या बन जाएगा F1 डेल्टा x, ये वाला टर्म। फिर सिग्मा का मतलब प्लस, तो आएगा प्लस, फिर I का मान रखेंगे 2 तो ये F2 डेल्टा x यानी ये वाला टर्म, फिर प्लस आएगा सिग्मा के कारण, फिर I का मान रखेंगे 3 तो फिर अगला टर्म क्या है F3 डेल्टा x यानी थर्ड टर्म। तो यानी प्रत्येक छोटे छोटे कार्य वाले पद यहाँ पे आ रहे होंगे, तो इनको हमने सिग्मा के रूप में दर्शा दिया। और यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, अर्थात यदि ये अंतराल बहुत छोटा है, तो तब ये जो सिग्मा है यानी जो लिमिट है जोड़ने की, ये कन्वर्ट हो जाती है इंटीग्रेशन में, अब तब बनता है ये F3x। ठीक है जी। तो ये जो है कि इसको सिग्मा वाले पोर्शन को इसमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये, तो ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा यहां पर हम लिख देंगे I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी। यानी इंटीग्रेशन के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं कि बल का विस्थापन के सापेक्ष समाकलन करने पे क्या निकलता है, कार्य निकलता है। तो ये कार्य का एक नया सूत्र है तब जब बल परिवर्ती हो। थैंक यू।